आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए। ये लोग पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और कुछ लोगों की फितरत होती है समय पर पार्टी को दगा देने का। उनका जो कैरेक्टर है वो सामने आया है और वो कैरेक्टर अब लोगों के सामने पहुंच चुका है। इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है और हमारा ये इरादा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। कोई कह दे कि इनके जाने से कोई होता है, इससे किसके जाने से, जिसका लोगों के पर प्रभाव है। इनमें से कोई आप मुझको एक व्यक्तित्व भी बता दे जो लगातार जीत रहा है, कितना भी विरोध हो फिर भी जीत रहा है। 2 बार के विधायक, 3 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, हम अपोजिशन में तो भी वो विधायक, इतनी कठिन परिस्थिति में विधायक। इसमें से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अपने काउंसिल के कैंडिडेट को जिताने में भी सक्षमता प्राप्त करते हैं। No. Sujirita Mohan Das not backed out. We changed the candidate, Sujirita Mohan Das. We appointed a new candidate in Odisha. तो फिर खेला हो गया। सूरत इंदौर के बाद अब पुरी में खेला। पुरी पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले लवली जी की। लवली को लेकर अटकलों का दौर जारी था और उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। उस पर विराम लग गया। लवली, ये तस्वीरें आपके सामने, लवली बीजेपी में शामिल हो गए। लवली के साथ ही कांग्रेस के नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, 3 बार के विधायक रहे नसीब सिंह और नीरज बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। ये तो बात रही लवली की। अब आते हैं पुरी। पुरी की ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये जो मैडम है सुचरिता मोहंती, इन्होंने कांग्रेस का टिकट लौटा दिया। ये लवली की तस्वीरें हैं जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे, और ये मैडम की तस्वीरें। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी? पार्टी से फंड नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना। पूरी सीट इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां से बीजेपी के संबित पात्रा, जिन्हें अक्सर आप टीवी डिबेट्स वगैरह में देखते हैं, उन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। संबित पात्रा को, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उड़ीसा की पूरी सीट कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। टिकट लौटाते हुए पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी भी लिखी बकायदा। सुचित्रा ने कहा कि फंड नहीं है उनके पास, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा। मैं 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और वो 3 तस्वीरें पूरी की पूरी कहानी को बयां करेंगी। ये 3 तस्वीरें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। खुजराहो में पर्चा खारिज हुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। फिर उसके बाद सूरत में सियासत की ऐसी सूरत दिखाई दी जहां पर कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा था, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। तीसरी तस्वीर आपके सामने इंदौर की। इंदौर में भी खेला हुआ। जो चेहरे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन वापस लिया और ठीक नामांकन वापस लेने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिनकी तस्वीर आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ देख रहे हैं। लेकिन अब खुजराहो, सूरत, इंदौर के बाद पुरी पर भी सियासी पॉलिटिक्स हो रही है। सूरत में कांग्रेस के नीलेश
खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव, और अब इंदौर, क्योंकि इंदौर का जिक्र भी यहां है, अक्षय कांति, और अब पुरी में एक और खेल, मोहंती ने नाम वापस ले लिया, जहां पर 25 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस नया चेहरा देने की तैयारी में है। यह है सियासत का पूरा खेल, और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। एक तरफ लवली और दूसरी तरफ मोहंती। कांग्रेस को लगे एक के बाद एक झटके। आखिरकार यह सियासत की कहानी का सच है क्या? क्योंकि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की चौखट पर दस्तक दी, तो यानी खेल अभी बाकी है। पहले कुछ बयान और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है, और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया, और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए देखेंगे। नहीं, ये लोग पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, और कुछ लोगों की फितरत होती है समय पर पार्टी को दगा देने का। उनका जो कैरेक्टर है वो सामने आया है, और वो कैरेक्टर अब लोगों के सामने पहुंच चुका है। इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है, और हमारा ये इरादा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है देश भर में, दिल्ली में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा, और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। ये नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में पर्चा भरने के बाद आप घर बैठ जाएंगे। नहीं, आप उस किस्म के लीडर नहीं हो, और हमारी पार्टी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं कोई झटका नहीं मानता हूं, बिकॉज राजकुमार चौहान जी ऐसे भी 5 साल पहले इसी तरह चले गए थे, फिर 6 महीने के बाद वापस आए थे। अभी 4.5 साल तक तो पार्टी को एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी 2-3 महीने से आ रहे थे और सीधा टिकट मांगने लगे, और टिकट के मांगने के साथ इन्होंने जो प्रकार की उसके लिए आपत्ति जताई, जो प्रकार से प्रदर्शन। तो ये थे राजनीतिक बयान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, सुरेश गर्ग जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, आपका भी स्वागत है। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे, आपका भी स्वागत है। और साथ ही सर्वेश जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधा जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सुधा जी, आवाज आ रही है मेरी? सुधा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे लगा कांग्रेस यहां भी रीच में नहीं है, आउट ऑफ रीच। खैर, मैं एक बात जानना चाह रहा था, वो आपने सुना होगा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो ये एकाएक जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये बेवफा है टाइप का, लेकिन कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी ना, यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता, कि नहीं सुधा जी? अब देखिए, अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर में कहीं ना कहीं से देना होगा। हरिश्चंद्र के पास भी बहुत मजबूरियां थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने साबित कर दिया कि सत्यता के साथ खड़े रहेंगे, भले ही डोम के यहाँ काम करके उनको अपना जो भी करना पड़े, सत्य की रक्षा करनी पड़े। तो अपने यहाँ बहुत उदाहरण ऐसे हैं। हम बेवफा इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास उदाहरण नहीं है। हमारे देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण होंगे कि बिना लाभ लिए, बिना लाभ कुछ पाए, पार्टी के प्रति लोगों की जो अपनी निष्ठा रही है उसको कई लोगों ने साबित किया है। और ये
कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कोई हवा में बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल तो भैंस से लेकर न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। तो उस देश में निष्ठावान लोग भी बहुत हैं। लवली जी ने और जब से जो नहीं इस्तीफा है- दिया, कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे बात नहीं की। अरे ठीक है ना, यही आप ठीक है। जानते हैं ना तिलक जी, हम्म। जो जाने वाले लोग होते हैं उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में लोगों को कहीं ना कहीं भनक लगी चुकी होती है। ऐसा नहीं है, अगर आपको झूठ बोलना है तो आपकी आंखें रोहन गुप्ता, हाँ ठीक है, मैं सुधा गौरव मिश्रा बैठी हुई बल्लभ। है, सुधा मिश्रा बैठी हुई है, हाँ ठीक। सुधा मिश्रा बैठी हुई है। हम्म। तो जो जा रहे हैं उनकी बात न करके जो है उनकी बात तो हम कर तो ये सकते हैं सारे ना? गद्दार हैं? नहीं, मैं किसी को गद्दार या ईमानदार नहीं कहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी के साथ रहते हुए उसके नाम से अपने नाम की पहचान बनाती हूँ और जब मुझे उसके साथ संघर्ष करने का समय हो तब मुझे ये लगे कि जो सत्ता के साथ है वहां पहुंच जाऊं, तो मैं अपने लिए ईमानदार नहीं हूँ, बाकियों की मैं बात नहीं करूंगी। पूरी यहाँ वाली पे मैडम बात- जो है वो कह रही हैं कि फंड नहीं है मेरे पास, और आप यहाँ पे वहां अमेठी तो कोई गया ही नहीं, रायबरेली में आप चार्टर्ड प्लेन उड़ा रहे थे और मैडम के पास फंड ही नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अपने उम्मीदवारों को किस तरह कांग्रेस सपोर्ट करती है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो दल बदल के लोग कहीं ना कहीं से जो बातें करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उम्मीदवारों की पूरी हेल्प की जाती है, सहायता नहीं की तो वो जाती तो है। कह रही है मैं तो फंड मांग रही थी सबसे, अब मैं मैंने कह दूं कि सार्वजनिक मैं- चंदा मैं मांगा, कह दूं लेकिन कि- कोई कांग्रेस के नाम पर कोई चंदा देने को तैयार नहीं। मैं कह दूं कि झूठ बोल रही हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? अच्छा, आप ये भी मेरी झूठ बात बोल मान रही हैं। लीजिए। आप मेरी बात मान लीजिए। नहीं नहीं, बात इसकी नहीं है, ठीक। किसकी बात कौन मान रहा है ठीक, ना, गर्ग बात साहब, जिसकी चल रही है। गर्ग साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है गर्ग साहब? आ रही है सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर मैं जरा थोड़ी पुरानी तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें, मैं पहले वो 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? हाँ हाँ दिखाइए सर, लेकिन टीवी पे तो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है आपके उस पर। नहीं नहीं, आप 3 तस्वीरें देखिए। पहले खुजराहो, मैडम का पर्चा निरस्त हो गया, विपक्ष का चेहरा। फिर सूरत, बीजेपी में प्रत्याशी चला गया, कांग्रेस का पहला कमल खिल गया। आप लोगों ने ठोक बजा के कहा कि देखिए पहला कमल खिल गया। और फिर उसके बाद इंदौर में खेला हो गया और जो बीजेपी में प्रत्याशी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, नामांकन वापस। अब प्लीज स्क्रीन पर सर, पुरी में भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नामांकन वापस हो गया। पुरी में, मतलब बड़ी दिलचस्प खबर है, पुरी में भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले। सर ये आप लोग करते कैसे हो? तिलक भाई, आपने का क्वेश्चन ये कांग्रेस से पूछे कि वो छोड़ के क्यों जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखो कांग्रेस आज क्या है कि तिलक भाई डूबता जहाज है, कोई कांग्रेस में रहना को पसंद नहीं करता। उनको पता है कि मैं कांग्रेस में रहने से पैसा भी खर्च होगा। नहीं, ये, मतलब ये कैसे मैनेज हो पाता है, मैं ये जानना चाह रहा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो प्रत्याशी के ऊपर, प्रत्याशी अब तो पता ही है कि इंदौर के अंदर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुआ। हाँ। और वहां पे जिला अध्यक्ष जी बोलते हैं कि इस प्रत्याशी को पैसे देके ये टिकट खरीद के लेके आया। अब बताइए आप, उन जिला अध्यक्ष जो वहां का इंदौर का है उनका स्टेटमेंट है। नहीं मैं गर्ग तो ये साहब, कह रहा हूं बाकी कि सब आज- ठीक है। मैं एक बात समझना चाह रहा था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इसके पीछे है। वो बात ठीक है कि प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन नामांकन वापस करने के ठीक बाद जो बाहर बीजेपी की गाड़ी खड़ी होती है, तिलक भाई, वो भी संजोग है या प्रयोग है? तिलक भाई, आपने मुझे वो ये देखा होगा बताइए। कैलाश विजयवर्गीय के साथ, जो कैलाश विजयवर्गीय जी बकायदा सेल्फी ले रहे थे गाड़ी के अंदर से, जैसे नामांकन वापस लिया वो बाहर निकले और बाहर बीजेपी की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठे सेल्फी ली और कहा कि आ गए बीजेपी में। तो ये कैसे हो पाता है? तिलक भाई मुझे ये बताइए कि आज राहुल गांधी सब जगह कहते थे ना, डरो मत भागो मत। आज क्या हो रहा है, राहुल गांधी डर भी रहा है, भाग भी रहा है। जब इनके नेता राहुल गांधी डरे हुए हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, तो फिर कांग्रेस के पास कौन रहेगा? नहीं गर्ग अब ये साहब, बताइए कि अमेठी के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, अमेठी में चुनाव हार गए, वो भाग के गर्ग वायनाड साहब चले गए। एक मिनट, आपके प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये आप तय करते हैं या फिर कांग्रेस वाले तय करते हैं? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। नहीं, कांग्रेस की स्थिति, चलिए मैं मान गया राहुल गांधी डर गए। एक मिनट गर्ग साहब, मेरे लिए तो तराजू सबके लिए बराबर है। गर्ग साहब मैं आपकी बात ऊपर रख रहा हूं,
मैं आपकी बात ऊपर रख रहा हूं। आपने कहा कि ये डर गए, मैं मान गया डर गए। आप कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे 3 सीटों पर, डर गए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए ना सर, वो डर गए तो आप क्या, आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे 3 सीटों पर, डर गए? देखो कश्मीर की स्थिति दूसरी है। अच्छा, कश्मीर के अंदर आप बताइए, चलो तिलक भाई आकर कश्मीर पर चले जाए, चलो सर मैं तो कश्मीर की चर्चा ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि डर गए, राहुल गांधी का तो सवाल ही नहीं था। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि सर ये कैंडिडेट जो छोड़ के जा रहे हैं वो बीजेपी में कैसे शामिल हो रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपकी गाड़ी बाहर क्यों खड़ी होती है? तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है, स्वागत है। सर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो काम करने के तरीके हैं उसकी तरफ आता है तो उसका स्वागत है। ऐसे 400 पार होगा सर कि आज कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है, उनके नेता डरे हुए क्यों है? सुधा जी जवाब दीजिए, फिर मैं रविंद्र जी और समीर जी आपके पास आऊं। कांग्रेस के नेता डरे हुए क्यों है? आज राहुल गांधी डरा हुआ क्यों है? खुद कहता था कि मैं तो डरो मत भागो मत, लेकिन आज राहुल गांधी डरा हुआ भी है, भाग भी रहा। जवाब दीजिए। तिलक जी, अगर हमारे वरिष्ठतम बड़े लोगों को लगता है कि किसी के बारे में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका अपमान कर देंगे, तो ये इनका अपना तरीका है जीवन में। बताइए ना कैसे अपमान हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दर्शक भी देख रहे हैं, राहुल गांधी जी देख के सीखते हैं। ना 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 ना, हमारे घर, हमारी सनातन संस्कृति है कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे करते हैं वही सीखते हैं। आप बहुत अच्छा एक लकीर बना रहे हैं, बहुत खूब। अभी आपने राहुल जी का जिस तरह नाम लिया, एक सम्मानित होने के बाद अगर हम कहें आपके लिए, हमारी संस्कृति नहीं है, आप लोगों की है, आप लोग उसको चलाइए, कोई बात नहीं, ये आप पे सूट करता है। आपने भी कुछ बात कही, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं और हमारा नाम आप ले रहे हैं। हम डर रहे हैं आपके चुनावी रैलियों में भैंस और न जाने कौन कौन आ गया है, मुद्दों की बात रही नहीं, प्रधानमंत्री उल जलूल अपने काम की बात कर नहीं रहे हैं और हम डरे हुए हैं। हम डर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा आप कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हमारे सिवा आपके पास कोई काम दिलाने की बात नहीं है और डर हम रहे हैं। ये डर आप लोगों का है, आप लोगों का है कि कांग्रेस की अमेठी विषय नहीं है। 1 मिनट, आज अमेठी विषय नहीं है। सुधा जी 1 मिनट, सुधा जी, गर्ग जी 1 मिनट। अब मैं रविंद्र जी के पास और सुरेश जी के पास जा रहा हूँ। 1 मिनट, संविधान को नष्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं सर्वेश्वर जी के पास जा रहा हूँ, फिर रविंद्र जी आपको भी पूरा वक्त दूंगा। एक बात अपमान से मुझे याद आई, फिर उस क्योंकि अपमान का जिक्र हुआ, पूरे देश ने देखा कि वो रायबरेली में नामांकन के वक्त गजब का माहौल कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की। चार्टर्ड प्लेन उतर रहे थे, क्योंकि यहां फंड का जिक्र आया तो मेरे को जहन में आया वो चार्टर्ड प्लेन एकाएक आ गया, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी कह रही है कि मुझे फंड नहीं मिला। ठीक, और रायबरेली में चार्टर्ड प्लेन उतर रहे थे, 4-4 लोगों के लिए 2-2 चार्टर्ड प्लेन। तो वो फंड कहां से आया? और अपमान से मुझे याद आया, सुधा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस, बड़े से लेकर छोटा नेता, तेलंगाना तक से नेता आ गए, कहा कि राहुल गांधी जी का नामांकन है, चलो रायबरेली। थोड़ी सी दूरी पर अमेठी था, वो आपके प्रत्याशी, क्या नाम उनका, किशोरी लाल जी, बेचारे अकेले नामांकन दाखिल कर रहे थे। बस थोड़ा बुरा लगा मुझे, एक तरफ पूरी कांग्रेस खड़ी थी, राहुल गांधी जिंदाबाद, और अमेठी में वो बेचारे अकेले नामांकन भर रहे थे। प्रियंका जी की रैली, आप प्रियंका जी 5 मिनट आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे घर के हैं, बस इतना बोल के टाटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। घर के हैं तो घर के हैं तो बात खत्म। फिर नहीं सुधा जी, तेलंगाना से लोग आकर कह रहे थे राहुल गांधी जिंदाबाद, और वहां अमेठी में नामांकन हो रहा था और उनको अकेले खड़ा कर दिया आपने और कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा 1 मिनट मैडम, उनको परिवार का सदस्य बता रहे हो, अकेले नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहीं और नहाना, कहीं और पूजा, कहीं और होता है। सर्वेश जी, मैडम कह रही हैं कि पूरी वाली मैडम कि भाई कांग्रेस ने फंड नहीं दिया इसलिए मैंने नामांकन वापस ले लिया, और सुधा जी कह रही हैं कि ये तो सब भाजपा की डील है, मामला वहां है। ये चल क्या रहा है सियासत में? तिलक भाई, सभी पैनलिस्टों को, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। देखिए तिलक भाई, सुचारिता जी ने जो भी आरोप लगाया, और अभी वहां पे नामांकन वापस लेने का समय है, कांग्रेस दूसरे कैंडिडेट को डिसाइड कर सकती है।
लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें 2019 का देखें, इलेक्शन का रिजल्ट देखें, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है संबित पात्रा महज 11,000 वोटों से पिनाकी मिश्रा बीडीए बीजू जनता दल के कैंडिडेट से हारे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी को उस चुनाव में 2019 में कितना वोट मिला था? 3.94%। और अगर करें तो 44,734 वोट मिले थे। अगर हम मान लें कि ठीक है बीजेपी का ये कुचक्र है या कुछ है, तो ये महज 4% वोट, जहां संबित पात्रा ने 46% वोट लिया था और पिनाकी मिश्रा जी 47% वोट लिए थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक सुधा जी ने पूछा बोला कि बड़ों का सम्मान करने की बात। सुधा जी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ, वो कहीं चुनावी सभा कर रहे थे और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में सब जैसा होता है ना, नरेंद्र मोदी ये बोला, नरेंद्र मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी ये मैंने बोला ये कर लो, तो वो ये बोलने लगा। मतलब आप बताइए, ये पहली बार नहीं किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, इससे पहले डंडे मारेगा। यहाँ चुनाव मर्यादा की बात होती है, बड़े बड़बोले नेता होते हैं जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप किसी की शालीनता की बात करते हो तो आप अपने नेता के गिरेबान में झांक के देखिए। दूसरी बात तिलक भाई की, आपने ये बात सही बोला कि रायबरेली में 3-4 चार्टर प्लेन हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और जहां पे कांग्रेस की नेत्री बोल रही है कि मेरे पास फंडी नहीं दे रही है पार्टी, और वो इल्जाम बीजेपी के ऊपर थोप रही है कि अकाउंट को सीज करवा रहे हैं बीजेपी वाले, जबकि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद तो आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई अकाउंट नहीं किया, सारा का सारा ओपन है। तो ये बात होती है, बताती है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सजग है और कितनी एक फाइट कैसे दे रही है 2019 में बीजेपी के सामने। बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो ये मुद्दे, असली मुद्दे छोड़ के, फिर मैं बीजेपी पे क्यों आरोप लग रहा है? मैं तो कहता हूँ कि जो अपोजिशन चुनाव में वो क्यों पीछे हट रही है? तिलक जी बहुत बहुत आभार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, 10 साल सरकार में रहने के बाद सारा कंपैरिजन कांग्रेस से, और जो राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं वो एक प्रश्न अगर भाजपा से कर देते, भाई 2 भैंसों में से एक भैंस कब चुराई गई थी, किसका मंगल सूत्र कब रखवाया गया था, ये बातें कब हुई थी इस देश में, जो आजकल तो रोज एक नए नई चीजें जो आ रही हैं, ये कब कहाँ किस उसमें हुआ था, किस कथा में इनको मिलता है, जहाँ उल्लेख जहां से लोग लेके आ रहे हैं। और सर्वेश्वर भाई जो बातें बता रहे हैं 2019 नहीं चल रहा है, 24 चल रहा है। हम नहीं लड़ रहे हैं, कम से कम खड़े तो हैं, डट के खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आप एक प्रश्न नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और आप संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर विपक्ष कमजोर है, आपको लगता है कमजोर है, तो आप विपक्ष को कमजोर करने के लिए बैठे हैं। आपका काम क्या है? तो आप सब कुछ अच्छा ही हो रहा है क्या? अच्छा नहीं जो हो रहा है उसको कौन पूछेगा? गजब बात करते हैं आप लोग। राजनीतिक विश्लेषक वो होता है जो खामियों अच्छाइयों को जानते हुए खामियों को खत्म करने की, अच्छाइयों को बढ़ाने की बात करे। यहाँ बैठ जाएंगे, पक्ष करेंगे, हमसे प्रश्न पूछते हैं, अरे भैया सरकार में हम नहीं, आप लोग कहाँ भूले रहते हैं? जो बैठे हुए हमारे गर्ग भाई सरकार में 10 साल से ये लोग हैं, इस देश की दुर्व्यवस्था कैसे हुई इनसे पूछिए। हम तो सरकार में आएंगे। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ओके, एक मिनट, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। 10 साल में बता दोगे एक बार? 1 मिनट रविंद्र जी के पास, 1 मिनट, रविंद्र जी का वक्त है। रविंद्र जी, आप किस नजरिए से देखते हैं ये जो कांग्रेस को, क्योंकि आपके अब वो है ना, हम साथ साथ हैं, रिश्ता तो है ही, साइकिल पे आपने कांग्रेस को बिठाया, तो इसलिए रिश्ता तो बनता ही है। तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के एक के बाद एक नेता टाटा बाय बाय कर रहे हैं, प्रत्याशी बताइए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, तो आशा करते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे और पुलवामा जैसा फिर चुनाव के समय कोई दूसरी घटना घटित नहीं होगी। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। बीजेपी के पास ना तो मुद्दा है, ना प्रत्याशी हैं,
तो ऐसी बातें करेगी। और अगर लवली कोई पहली बार तो छोड़ नहीं रहे कांग्रेस को, लवली ने कांग्रेस इससे पहले भी छोड़ा था, तो लवली ने अगर कांग्रेस छोड़ दिया तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और बात है फिर अगर गानों में आ जाए तो हुजूर बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते, ऐसा कोई गाना है तो बहुत देर कर दिया। इससे पहले तो बाजी मार ले गया कोयला घोटाला वाला नबी जिंदल, एविएशन घोटाला वाला प्रफुल्ल पटेल, सिंचाई घोटाला वाला अजीत पवार, कानून घोटाला वाला जनार्दन रेड्डी, शारदा स्कैम वाले सुवेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा, आदर्श घोटाला वाला अशोक चौहान, ये सारे बाजी मार ले गए इससे पहले, लवली से पहले। अब अगर इनका देख लीजिए, रोहन गुप्ता के ऊपर क्या केस चल रहा है, अगर बता पाए? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। और गौरव वल्लभ के ऊपर? गौरव वल्लभ के ऊपर कोई केस नहीं है, क्योंकि मेरे उनसे व्यक्तिगत। अच्छा, लवली के ऊपर भी कोई केस चल रहा था? मुझे उनके केस की जानकारी नहीं। आप इतने सारे बता रहे थे, मैंने कहा उनका भी कुछ होगा। मैं उनकी केस की जानकारी। अच्छा, उनकी जानकारी नहीं। प्लीज कंटिन्यू। इतना जरूर जानते हैं कि इससे पहले ये छोड़ चुके हैं, 2018 में छोड़ा था इन्होंने, फिर वापस आ गए थे, फिर कांग्रेस ने भी। अच्छा रविंद्र जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ रखते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं इसलिए बात कर रहा हूं। एक बात जानना चाह रहा था कि उदाहरण के तौर पर आपने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और आपके जिला अध्यक्ष आपको 15 दिन तक पूछे नहीं कि रविंद्र जी आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपको बुरा नहीं लगेगा? वैसे ही पूछ रहा हूं बस। देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत मत ले लीजिएगा तो मैं एक बड़े संगठन में 15 साल काम कर चुका हूं मैं जी। वो संगठन बंद कर दिया गया संगठन के मुखिया द्वारा, तो मैं उस चीज को बुरा तो नहीं मान सकता ना, बंद कर दिया। नहीं, संगठन के मुखिया ने अपनी दुकान बंद कर दी, वो वाला बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि आप जहां काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, डंडा झंडा उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल रहे हैं, आपको किसी बात पर कोई दिक्कत आई, आपने इस्तीफा दे दिया और आपके जिला अध्यक्ष ने पूछा तक नहीं फोन करके कि रविंद्र भाई क्या हो गया, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हमारे वहां तो इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया जाता। 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। नहीं दिक्कत, वहां तो 5 मिनट में स्वीकार हो गया। सुधा जी की पार्टी में तो इंतजार कर रहे थे कब इस्तीफा, ने 5 मिनट में स्वीकार हो गया। लेकिन देखिए, जो आप कह रहे हैं उसका बहुत सीधा सा उत्तर दे दें। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती हैं। सर, महत्वाकांक्षाएं कहां? एक प्रदेश अध्यक्ष बन गया शख्स दूसरी पार्टी से आने के बावजूद, और वहां उसको रोका नहीं जा रहा अगर वो इस्तीफा दे रहा है, तो आप कह रहे हैं इसमें भी गलती बीजेपी की है? बीजेपी की गलती नहीं, बीजेपी का तो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है, वो तो चलाते रहेंगे, उनकी गलती क्या है? उनके पास एक मशीन है ऑपरेशन लोटस की, वो चलती ही रहेगी। बात यह है कि जो आपने पूछा उसका मैं सीधा सीधा उत्तर दे दूं उसका, कि अगर मुझे या किसी को भी कोई पार्टी से इस्तीफा दे देता है और उसको नहीं पूछा जाता है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति को पहले इस्तीफा देने से पहले जो उसकी पार्टी फोरम पे उससे बातचीत कर लेना चाहिए। अगर वो बातचीत किए बिना इस्तीफा दे देता है तो गर्ग साहब ये तो सीधे उंगली आप पे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस इनका चलता रहता है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इनसे क्वेश्चन किया है कि इस्तीफा देने के बाद में कई दिनों तक उनसे बात नहीं, इस्तीफा देने के पहले भी उन्होंने कोशिश की होगी कांग्रेस से बात करने की, लेकिन कांग्रेस ने उनको तजब को नहीं दी। तो अगला आदमी कुछ ना कुछ कदम तो उठाएगा ना, छोड़ेगा ही ना पार्टी को जब इस्तीफा देने के बाद। और उसने बताया इस्तीफा क्यों दिया। एक मिनट रविंद्र जी को बात रखने दीजिए ना, वो देखिए इतना अच्छा होमवर्क करके पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, वो एक बार दोबारा से पढ़िएगा रविंद्र जी जो आपने पढ़ी। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी है? कांग्रेस की स्थिति होगी है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी है। कांग्रेस ने देश पर टुकड़े टुकड़े किए हैं। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस की तारीफ होती है, अगर पाकिस्तान के फसाद साहब ये कहते हैं कि सर अगर भारतीय जनता हिंदुस्तान में कमजोर सरकार आएगी, मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को मारा था, क्योंकि मोदी जी ने तो घर में घुस के मारा है ना वहाँ पे। आज पाकिस्तान की हालत ये होगी कि कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं, आटा तक नहीं मिल रहा उनको। तो ये पाकिस्तान नहीं है। एक मिनट सुधा जी प्लीज रविंद्र जी ने बात रखी है ना। सुधा जी, रविंद्र जी आपके अब वो कम से कम इतना तो मानिए उत्तर प्रदेश में सीनियर है आप लोगों के। एक मिनट रुकिए ना, गर्ग साहब, पाकिस्तान पे कहाँ चर्चा हो रही है? नहीं, पाकिस्तान पे तो मैंने ये बताया ना कि नहीं, पाकिस्तान पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि जो छोड़ के जा रहा है वो आपकी पार्टी में जा रहा है, और
जो नामांकन वापस ले रहे हैं, गाड़ी आपकी बाहर खड़ी होती है, सवाल ये था पाकिस्तान कहां से आ गया इसमें? तिलक भाई सुनिए, लवली जी ने क्या बोला, मैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ जो देशभक्त पार्टी है, जिसके लिए देश पहला है, पार्टी बाद में, परिवार तीसरे नंबर पे। और कौन सी पार्टी को छोड़ के आ रहा हूं? अभी तो लिस्ट पड़ी रविंद्र जी ने, वो जिन पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो सारे देशभक्त हैं। जो लिस्ट पड़ी अभी रविंद्र जी ने, दोबारा पड़ी है रविंद्र जी वो लिस्ट। ज्वाइन करने का मतलब नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी मुक्त हो गया है। जिनके ऊपर केस चल रहे हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो केस चल रहे हैं, कोई केस बंद नहीं हुआ है। तो फिर आप एक बात बताइए गर्ग साहब, आप ही से पूछ लेता हूं, ये तो मान रहे हो ना कि वो भ्रष्टाचारी थे, यानी कि आप कांग्रेस ये मानती थी कि कांग्रेस के समय में उन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया है, जम के लूट मचाई है, ये कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है। तो ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस वजह से। जल्दी से फिर सर्वेश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कि बातचीत नहीं की गई, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। वरुण गांधी जी का टिकट काटा गया, बातचीत नहीं की गई। अश्विनी चौबे जी का टिकट काटा गया, बातचीत नहीं की गई। अनंत हेगड़े जी का टिकट काटा गया, बातचीत नहीं की गई। संतोष गंगवार जी का टिकट काटा गया, बातचीत नहीं किया गया। सनी देओल जी का टिकट काटा गया, बातचीत नहीं किया गया। अब इसका मतलब तो यह है कि जब लवली जी को टिकट नहीं मिला, छोड़ के चले गए, तो टिकट दे देंगे, हमने क्या बात कर दिया उनसे? बात करने के लिए लवली जी को अगर जाना ही था तो थोड़ा पहले गए होते। अब आते हैं सुचारिता मैडम पे, जो सुचारिता मैडम ने इतना आपने वो वाली खबर नहीं देखी थी, ब्रिजभूषण को फोन आया था दिल्ली से? अभी ब्रिजभूषण को कहां डाल दिया है? नहीं, अरे ब्रिजभूषण को फोन आया, बकायदा फोन किया दिल्ली से कि आपको नहीं, आपके बेटे को टिकट दे रहे हैं। घर की बात घर में रह जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, गंदे गंदे कहा नाम ले रहे हैं। फिर एक नाम और आएगा, कर्नाटक से आएगा, छोड़िए उसकी बात, उनको छोड़ देते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत नहीं की गई। अच्छा, जो आप ना एक मिनट, आप ही की बात ले जा रहा हूं। आपने भी तो जिनको सुबह टिकट दी और शाम को वापस ले ली, उनसे पूछा था? मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा है। आपने पूछा था? अभी आप गर्ग साहब को कह रहे हो, आपने पूछा उनसे जिनको सुबह टिकट दी और शाम को कहा टिकट वापस कर दो? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। अभी क्या करेंगे, अभी हम और जगहों पे टिकट बदलेंगे, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो हमने अब तक, भगवान ना करे कोई सपा का प्रत्याशी देख रहा हो, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी बातें मत बोलिए कि कैंडिडेट बदल देंगे हम। टिकट अगर कोविशील्ड नहीं लगवाया होगा तो बीपी और बीपी शुगर होगा तो बेचारा देख के आपकी बात सुन के तो उसके दिक्कत हो जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा से उसने कोविशील्ड नहीं लगवाया होगा। सर, आप लोग मंचों से कह रहे हो कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो ये बात जो आप कह रहे हैं, गर्ग साहब देखिए, सुनिए, कह रहे हैं ये तो हमारी प्रत्याशी बेचारा है, पूरा सब कुछ आप लोग जान हो चुका है, कह रहे हैं कि वापस ले लो। किया था कोविशील्ड का, हम लोगों ने कोविशील्ड का विरोध किया था। ये बता दो आपने, अखिलेश जी ने कौन से टीका लगाया, ये बता दो। चोरी छिपे अखिलेश जी टीका लगा रहा है और अब कह रहे हो कि मोदी जी का टीका। वाह वाह वाह, क्या बात है। मोदी जी का टीका हो नहीं सकता है। नहीं, अखिलेश ने बोला खुद ने कि ये तो बीजेपी का टीका, चोरी छिपे टीका लगवा के आए थे अखिलेश जी। हाँ, बीजेपी का टीका बीजेपी टीका बोला था, हमने विरोध किया था और हमारा विरोध सबसे निकला, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे निकला। और आपने चंदन चोरी किया आज टीका लगवाया नहीं लगवाया? अरे प्रज्ञा जी की बात करिए, प्रज्ञा जी की बात करिए, उनसे बात करिए कि नहीं बात करिएगा? अश्विनी चौबे जी से बात करिए कि नहीं? जनता नकार, वरुण गांधी जी से बात करिए कि नहीं करिएगा? जनता ने आपको वहां पर सनी देओल जी से बात कर लीजिए भाई। गर्ग साहब, सनी देओल जी से भी तो बात कर लीजिए आप लोग। बेचारे अनंत हेगड़े, हिंदुत्व के लंबरदार, कर्नाटक के इतने बड़े हैं, आपने जिन्होंने एक मिनट हमारा सीईसी कमेटी का डिसीजन होता है कि किसको टिकट देना है, कौन जीतने का वाला है, क्या चीजें वो एक मिनट सुधा जी और सर्वेक्षी रहेंगे। कर देते हो, एक नहीं दो बार, एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। सर्वेश्वर जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे सुधा जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया जी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जी, अब सुधा जी को जब प्रत्याशी बनाया गया तो इनसे बातचीत तो की गई होगी कि सुधा जी आपका नाम पैनल में और आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। जी जी, ऐसा ही होता है। और जब सुधा जी हामी भरेंगे कि हाँ मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, तभी पार्टी कहेगी कि सुधा जी आपको टिकट दिया। हाँ जी, ऐसा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। और सुधा जी को यह मालूम होगा कि भैया मेरे पास फंड है तो मैं चुनाव लड़ सकती हूं। भाई पैसा, चुनाव तो पैसे से ही लड़ा जाएगा, पैसे का काम तो पैसे ही करेगा।
तो फिर सुधा जी ने जब हामी भर दी, उनको मालूम है कि उनके पास फंड है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी अलग से मदद करेगी, और ऐसी स्थिति में कैंडिडेट कहता है कि नहीं मेरे पास फंड ही नहीं है और कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। क्या ये सब कुछ सामान्य लगता है? देखिए, सामान्य तो नहीं है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ भेद है, लेकिन जैसा कि आपने ये स्टोरी बताई, अब उसमें ये भी था ना कि पार्टी का फंड आएगा। अब पार्टी लास्ट मोमेंट में अगर आप अपने हाथ खींच ले तो बेचारा अगर कोई गरीब कैंडिडेट है तो वो तो ऐसे ही बोल जाएगा। एक बार मैंने बीजेपी के ही संबित पात्रा जी की बात अनऑफिशियल सुना था कहीं से। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने मुझे कहां खड़ा कर दिया, पिनाकी मिश्रा के आगे, और पिनाकी मिश्रा की जो हैसियत है या फंड वाइज जो है, मैं उसे मुकाबला नहीं कर सकता। और महज वो हारे भी तो मात्र 11,000 वोट से। तो ये जो स्थिति है वो हर पार्टी के कैंडिडेट के साथ होती है। समाजवादी पार्टी का ही देख लीजिए, वो अभी इतने लंबे नाम गिनाए, इसमें कोई तो राय नहीं कि बीजेपी ने इन बड़े बड़े सुरमाओं के टिकट काटे, लेकिन सनी देओल का टिकट काटा तो उससे मैं भी खुश हूं। भाई, आपको पार्टी, आप नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई भी पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी ये जयाप्रदा जी को ढो रही है, मुझे बताइए जयाप्रदा जी क्या कंट्रीब्यूशन दे रही है देश के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए? उसी तरह सनी देओल ने, मुझे नहीं लगा कि वो गुरदासपुर के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया था, तो पार्टी ने टिकट काटा तो बहुत अच्छा काटा। रही बात 10 सेकंड और भाई से, अभी अरविंद लवली जो दिल्ली में ज्वाइन किए, देखिए कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो गई है कि यूपी जो जीतता है वही सेंटर में सरकार बनाता है। 2004-9 में अगर कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार बनी है तो समाजवादी पार्टी और की ज्यादा सीटें यूपी में आई थी। उसके बाद 2009 में कांग्रेस पार्टी अपना बढ़िया प्रदर्शन यूपी से की थी, और यूपी में उनको सीट कितने मिलते हैं? 17 सीट लड़ने के लिए। उसमें से भी जितने सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, अगर राहुल गांधी जी जीत जाते हैं रायबरेली से तो एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा, वायनाड या रायबरेली, कोई एक सीट ही रहेगा। तो आप अंदाजा देखिए कि कांग्रेस की जो वो जो कहते हैं ना मानसिकता, दिल्ली में ये जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, सर्वेश्वर जी बार बार इन्होंने कहा 2014 में, एक मिनट थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा, थोड़ा सा के साथ 2014 में सर्वेश्वर जी 2014 में पीएम मोदी कितनी सीटों से चुनाव लड़े थे? बड़ोदरा बना रहे, 2 सीटों से लड़े थे, 2 से लड़े, पता है, पूरे भारत वर्ष को पता है। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा था, तो फिर वहां से भी एक सीट छोड़ी, उन्होंने भी एक सीट छोड़ा ना, वहां भी एक सीट छोड़ा ना उन्होंने। हाँ। गुजरात, तो यानी आपको पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीत रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। अभी तो आप कह रहे हो से हारने वाले हैं, इसीलिए जवाब दीजिए आप। इमोशनल कार्ड चलेगा। आप देखिए सोनिया गांधी जी का 2019 में अगर मेरे जो है बहुत नीचे आया है, सर्वेश जी हो गया, 1,60,000 से ही जीती थी। 2014 में 3 लाख से ऊपर वोट से जीती थी। चलिए सर्वेश जी आपकी बात हो गई, और तिलक जी ने कब आपको घुमा दिया आप समझ भी नहीं पाए, और आपने राहुल जी को 2 जगह जिताया और जीत भी रहे हैं। और तिलक जी की यही जो खूबसूरती है ना बातों की, वो उन्हें सबसे अलग पत्रकार बनाती है। बहुत बहुत आभार तिलक जी। आप मुझे अगर मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। नहीं, सच सवाल होता है, मैं सवाल पूछता हूँ। बोलते हैं, आप मेरे फेवरेट इसीलिए हैं। दूसरी बात, अभी सर्वेश भाई की तकलीफ देखिए, वो मोदी है, वो भाजपा है, तो वो जो कहेंगे उनका वो व्यक्तिगत है, लेकिन कांग्रेस जो करेगा वो उसका सामाजिक है। अरे भाई, संविधान में अपने पढ़ले तो बराबर रखिए। गजब बात आप लोग करेंगे। भाजपा के भाई साहब कह रहे हैं हमारा वो पर्सनल काम है, हम देखेंगे, लेकिन जो कांग्रेसी करेंगे वो उनका पर्सनल नहीं है। हाँ, हमारे लिए देश है, हम पर्सनल नहीं करते हैं। देश के इस कण कण में हमारे शहीदों के रक्त हैं, हम जानते हैं, पूरा परिवार हमारा पूरा देश है। यहाँ नहीं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चीजें दिखानी नहीं है तो बेटे को टिकट दे दिया। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ जिस देश के लिए लड़ाई की गई, जिस देश को स्वतंत्र कराया गया, उस देश का पूरा देश अपना परिवार है, हम मानते हैं और वैसे ही करते, चाहे वो केरल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हमारे लिए बराबर है। इसीलिए हम वहां भी अपने छोड़ के क्यों जा रहे हैं? नहीं, छोड़ के कौन जा रहा है? देश नहीं तिलक जी, यही तो उनको सिखाना है। ये छोड़ना नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं पूरे देश की जो अनेकता में एकता है उसको एक सूत्र में बांधना।
ये नहीं होता अच्छा, इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। ये डर इस बात का है कि स्मृति ईरानी जी हमारे शर्मा जी से हार रही है। अभी कैसे बोल पाएंगे? इनका जो बैटिंग चलने वाला था, जो होमवर्क, इन लोग को होमवर्क था, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमने भाजपा को दिया है होमवर्क। तिलक जी को चुप कराइए, हमने भाजपाइयों को होमवर्क दिया था, इनके पूरे होमवर्क में फेल हो गए, जबकि होमवर्क घर से होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। पूरा होमवर्क में फेल हो गए लोग, कयास लगाते रहे, अमेठी में कौन, रायबरेली में कौन, और इनके अनुरूप तो हो नहीं पाया। पहली बार ऐसा हो रहा है, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते ये हैं, झूठ बोलते हैं, हमारी चुनाव इनके, रैली इनकी होती है और ये बातें हमारी करते हैं, वहां भी ये फेल हैं। सरकार इनकी 10 साल थी, ये कुछ नहीं कर पाए, हमारा नाम लेते हैं, वहां भी ये फेल हैं। जहां पे लोगों को भैंस खरीद के देनी है, वहां ये कहते हैं कि आपकी भैंस चोरी, 2 भैंस में से 1 ले लेंगे। अरे जिस देश ने देखा है 55 साल की सरकार में लोगों के यहाँ भैंसें बढ़ी, उनका उत्पादन बढ़ा, हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, वहाँ पे लोग भैंस गायब होने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए राजनीति कहाँ से कहाँ ये लोग लेके आए हैं। तो ये लोग हर जगह से लोग हैं, जुड़े हुए हैं। सुधा जी, एक गर्ग साहब के पास जा रहा हूँ। रविंद्र जी, गलत बोलूंगा तो एक मिनट, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और कांग्रेस का इतिहास, जहां तक आपने बात कही, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। नेहरू सबसे बड़े नेता रहे कांग्रेस के। रविंद्र जी, गलत तो नहीं हूं? देश के लिए एक मिनट, ठीक है, देश के लिए आपकी बात सराखों पर। वो बड़े नेता बने तो बने कैसे? एक बड़ा नेता जो बनता है, चाहे वो नेहरू हो, उतना जितना जोखिम उन्होंने लिया सियासत में, जो उनको पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जिनकी राजनीति में समझ होगी, उतना जोखिम तो बहुत कम नेता लेते हैं। इंदिरा गांधी, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, गलत होगा तो करेक्ट करिएगा। इंदिरा गांधी बड़ी नेता कैसे बनी? उन्होंने वो जोखिम लिए, सही या गलत में उसमें नहीं जा रहा, सियासत में वो जोखिम लिए जो अच्छे कुवत नहीं है। आज भी वो जोखिम लिए इंदिरा गांधी, इसलिए इंदिरा गांधी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जोखिम लिए, इसलिए अटल बने, कोई दूसरा अटल पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुलायम सिंह यादव, अब एक मिनट, आपने जिक्र किया तो इसलिए बता रहा हूं। मुलायम सिंह यादव लिए जोखिम सियासत में, इसलिए मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह बन गए। इतिहास में लिखे अपना नाम, कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने आपदा में अवसर तलाशा और अपने लिए मौका बनाया और खुद को बड़ा नेता साबित किया। एक कुदरत ने मौका दिया था राहुल गांधी को, आपको अच्छी लगे या बुरे, अमेठी में खुद को साबित करने का, बड़ा नेता बनने का। हार जीत तो अच्छे चुनाव हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार गई, अटल बिहारी हार गए, और जब मौका दिया लीडर को लीडर बनने का, आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट, फिर मिलते हैं। नहीं तिलक जी, मैं आपको तो ये कार्यकर्ता पूछता है आपका मनोबल खुद। सुधा जी, आप डिबेट में बैठ के बोल सकते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका दिल इस बात की गवाही दे रहा होगा कि जब आप ठोक बजा के इसी डिबेट में कह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। नहीं देखिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली, हमें मालूम था कि राहुल जी लड़ रहे हैं और राहुल जी लड़ रहे हैं। दूसरी बात, राहुल जी को जो शहजादा बोल के प्रधानमंत्री जी इस देश के लोकतंत्र का उपहार चुराते हैं, उस शहजादे ने इनके अनुसार जमीन पे 4000 किलोमीटर चल के दिखाया। किसी में कुव्वत नहीं है कि चल के दिखा दे। सुधा जी, उसी शहजादे ने, सुधा जी, मैं पूरी बात कर लूं। हकीकत बता रहा हूं, अगर अमेठी से राहुल गांधी हाँ बोल देते तो यहां आपका जोश इतना दुगना होता कि यहां आप गर्ग साहब को बोलने नहीं देते। मेरा जोश इतना दुगना है क्योंकि हम भाजपा के अकॉर्डिंगली काम थोड़ी ना करेंगे, हम लोगों के अकॉर्डिंग काम थोड़ी ना करेंगे, हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। प्लीज गर्ग जी, भागो मत, डरो मत, भाग गया ना, भागो मत, डरो मत, भाग गया ना अमेठी से। अब बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको देखते हुए। रायबरेली से भागी, अब बेटा भाग गया। ये है बात करते हैं, कौन कैसे बात करते हैं, राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी करना चाहिए। रायबरेली से भी आ रहे हैं, रायबरेली से भी आ रहे हैं।
1000 बातों में से 900 बार राहुल जी का नाम लेना पड़ रहा है। डरा कौन है दिख रहा है? आप लोगों को अपना मैनिफेस्टो याद ही नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो की बात करनी पड़ रही है। डरा कौन है दिख रहा है? आप लोगों का सिर्फ काम नहीं है, आप लोग हमारे काम को भी अपना काम बता रहे हैं। दिख रहा है डरा हुआ कौन है? आप मतलब डरे हुए लोग कौन है? डरे हुए लोग वो लोग हैं जो अपनी उपलब्धियों को छोड़कर दूसरों के लिए अपमानजनक बातें करते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो इस देश में मात्र झूठ ऐसी सोच तैयार करते हैं जो इस देश के विकास में कोई योगदान देने वाली नहीं है। तो आप लोग डरे हुए लोग हैं, आप लोग डरे हुए लोग हैं जो झूठ और झूठ गर्ग साहब आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट गर्ग साहब एक मिनट आ रहा हूँ। सुधा जी से लास्ट सवाल ले रहा हूँ, एक मिनट। सुधा जी एक बात बताइए, अभी गर्ग साहब एक मिनट रुकिए ना। गर्ग साहब एक मिनट, सुधा जी एक बात बताइए, आप यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि भाई रायबरेली लड़ दे तो क्या हुआ? आपके नेताओं के बयान के जुबानी बात कर रहा हूं मैं, जो कह रहे थे कि भाई अमेठी ही तो है, अमेठी ही तो है, हमारा आम कार्यकर्ता हरा देगा। अधूरी बात बोलते हैं आप, ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी की पहचान इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव हराया, वो पहचान हमने छीन ली। ये नहीं बताते कि स्मृति ईरानी ने आम कार्यकर्ता नहीं राहुल गांधी को चुनाव हराया। कहते हो कि हमारा आम कार्यकर्ता चुनाव हरा देगा। आम कार्यकर्ता ने जो किया और जिस तरह से राहुल गांधी जी के चुनाव में जो किया गया, आम जनता से बात करके तिलक जी देखिए, आपको उत्तर मालूम चल जाएगा। क्योंकि क्या किया बता दीजिए, राहुल गांधी जी इनको व्हाट्सएप बोलने, इनके पास एक ही उत्तर है, राहुल गांधी। अरे मंत्र और भी कुछ याद कर लीजिए, मोदी जी का भी कभी नाम ले लीजिए, आप लोगों को देखेंगे मोदी जी तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे नाराज हो जाएंगे आपसे। ऐसा मत करिए, मोदी जी बोलना चाहिए। आप लोगों का देखिए काम है, देखिए ऐसे डिबेट करवाना हो तो इनसे बुलवा लीजिए। एक मिनट गर्ग साहब, मुझे अच्छा लग रहा है जिसने बात कर रहे हैं। गर्ग साहब प्लीज, इतनी बड़ी सम्माननीय है। एक करके रविंद्र जी, मैंने कोई गलत उदाहरण तो नहीं दिया जो सुधा जी से मैंने कहा? आपने ठीक दिया है। किसी को बड़ा बनना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में बताऊंगा। राहुल गांधी जी पिछले 10 साल में जब चाहे तब प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन अगर नहीं बना है तो इसको त्याग कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये वह भारत का अकेला व्यक्ति है जो लगभग 3,500 किलोमीटर 2 बार अकेला पैदल चला हुआ है। ऐसा व्यक्ति भारत में अब तक पैदा नहीं हुआ है। इन बातों को कहना चाहिए। जरा मैं सुचारिता मैडम के बारे में अच्छा, इसे त्याग कहेंगे तो फिर सियासत में वो क्या था कि एक पिता ने कहा कि मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? मैं थोड़ा सुचारिता मैडम पे आना चाह रहा हूँ। नहीं, वो क्या था? आप पर्टिकुलराइज बता दीजिए तो हम उसको बता देंगे, क्योंकि मैं नहीं, ऐसा भी तो हुआ ना सियासत में कि पिता ने कहा कि कोई और नहीं, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार था, उन्होंने बना दिया। अच्छा, उनको अधिकार था बना दिया। जैसे मोदी जी को 110 टिकट काटने का अधिकार था, काट दिया, वैसे उनको अधिकार था, बना दिया। मैं आ रहा हूँ सुचारिता मैडम पे, जरा सुन लीजिए। सुचारिता मैडम कह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है। जो पिछले साल उन्होंने पिछले चुनाव में दाखिल किया था अपना एफिडेविट, उसमें 4 करोड़ रुपए थे उनके पास में। 4 कारें थी, 24 लाख का सोना था। ऐसी महिला जिसके पास इतने रुपए थे, वो जब टिकट दे दिया कांग्रेस ने तो कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो एफिडेविट फर्जी थी जो पिछले बार दाखिल किया था, या सारा पैसा खत्म कर दिया उन्होंने 5 साल में? जबकि इस 5 साल में उनको पार्टी ने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके दिया ही होगा। तो ये इस प्रकार के झूठ जो बोले जाते हैं अपने को बचाने के लिए। आपने वो बताया कि उनके एफिडेविट में था। आ रहा हूं सर्वेश्वर जी, राहुल गांधी ने अमेठी से जो वो रायबरेली से जो भरा नामांकन, उसमें जब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, आपने देखा वो? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, देखा देखिएगा। है मैं उसमें लिखा है कि उनके पास घर नहीं है। हाँ, ये तो सोनिया जी के एफिडेविट में भी लिखा हुआ घर नहीं। हाँ, तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वही लिखा जाता है, जो वो तो वहां पे वो ये संभव है कि राहुल गांधी के पास अगर वो चाहे तो वो मकान नहीं ले सकते। हाँ, चाहे तो, क्योंकि उसमें जो लिखा रहता है, हाँ,
जो लिखा जाता जो होता है, क्योंकि आपको ये भी नहीं तो फिर ये क्यों कि मेरे पास मकान ही नहीं है, बताइए ना। भारत के जनता को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि नेहरू गांधी परिवार का एक बड़ा घर था आनंद भवन, और उन्होंने दान में दे दिया। अगर वो बात कही जाएगी तो यह भी बात कही जानी चाहिए। ठीक, तो आनंद भवन अगर दान में दिया गया है, सर्वेश जी जल्दी से आप फिर फाइनल कमेंट गर्ग साहब आपका। देखिए, इन्होंने आनंद भवन की बात उठाई, इलाहाबाद का। अमिताभ बच्चन लास्ट कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस से जीते थे, उसके बाद कोई आज तक जीत नहीं पाया। कितने दशक हो गए। कांग्रेस पूरे यूपी में उन्हें कम से कम 40 सीटों पे फाइट करना चाहिए था अगर सचमुच में उनकी सरकार बनानी थी। तो दिवालियापन पे कांग्रेस आ गई है। उनके जितने भी अच्छे नेता हैं आज जब छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो पार्टी प्रवक्ता हो चाहे वो नेता हो, उनके ये आरोप लगाते हैं कि ये नहीं है। दूसरी बात, जी क्या बोली सुधा जी? कांग्रेस की दिवालियापन की बात ना करिए, दिमाग का दिवालियापन हो गया है। दिवालियापन तो जहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते हैं, ये है दिमाग का दिवालियापन। भारत के प्रधानमंत्री दिए, वहाँ पे इस चुनाव में मात्र 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। तो क्या आप फाइट दीजिएगा बीजेपी को? आप मुझे ये तो बताइए ना, दिवालियापन नहीं है कांग्रेस का। गर्ग साहब का लास्ट कमेंट रहेगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन गर्ग साहब 1 मिनट, गर्ग साहब का ऑडियो रहेगा, आप सबका ऑडियो नीचे। गर्ग साहब, तो आप दिवालियापन नहीं, खजुराहो सूरत इंदौर, 1 मिनट, खजुराहो सूरत इंदौर और अब पूरी, ऐसे ही 400 पार होगा? मुझे बताइए तिलक जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी करे क्या? आपके अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि छोड़ के जा रहे हैं तो आपको सोच विचार के टिकट देना जिस कैंडिडेट जो नामांकन पत्र में लिख रहा है कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कह रहा है कि फंड नहीं है उसके पास चुनाव लड़ने के लिए। जनता पार्टी का क्या लेने देना? गर्ग साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो फंड लिख रहा है, कार्यकर्ता कह रहा है फंड नहीं है मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए, वो संपत्ति बता रहा है 4 करोड़ है उसके पास। अच्छा आप बता दीजिए, एक लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए कितना फंड चाहिए होता है? नहीं, एक लोकसभा तो देखे, वो निर्वाचन आयोग ने तो 95 लाख की लिमिट कर रखी है। सर आप भी जानते हो ना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना चाहिए होता है फंड? कितना? निर्वाचन आयोग का तो यही है 95 लाख। कितना फंड चाहिए होता है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गर्ग साहब। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जगह तो आपके पास चार्टर प्लेन आ रहे हैं, गर्ग साहब मैं आपसे पैसा पूछ नहीं रहा है। हूँ, एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना फंड चाहिए होता है? 95 लाख की लिमिट है सर, 95 लाख का फंड। सर लिमिट छोड़िए ना, कितना लगता है बताइए ना। मेरे को तो वैसे जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि साहब लगता कितना बता दीजिए सर। 95 लाख का खर्चा है, वो उसके हिसाब से है। सर लगता कितना है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना, लगता क्या है, यही लगता है। यही लगता है? हाँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है ये नहीं लगता, बस शून्य बदल जाता है। नहीं गर्ग साहब? नहीं सुनने नहीं, देखिए ये तो फिर आप ये क्वेश्चन चुनाव आयोग से पूछो। नहीं आपसे नहीं पूछो, चुनाव आप आयोग लोग चुनाव लड़ते हो सर, पूछो नहीं आपसे। 95 लाख की कैसे कर रखी है? आप चुनाव लड़ते हो, आपसे ना पूछूं? नहीं हम कह रहे हैं 95 लाख के अंदर हमें तो चुनाव का करते ही हमारे 95 लाख के हिसाब से पड़ेगा ना हमको, तो चुनाव का करते ही 95 लाख है। ठीक है, लेकिन मैं सुधा जी पर्दा है, पर्दे में रहने दो। गर्ग साहब कह रहे हैं यहाँ से ऐसा कलयुग आएगा, चुनाव आयोग इन्हीं के कहने पे अपने ही चुप्पी साध के बैठा रह थैंक यू, जाएगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत है और सियासत में आना जाना लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं, पुराने जमींदार हैं, यही सियासत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज कांग्रेस